हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने इस प्यारे से महा टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज मनोज सिंह राजपूत। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए हमारे इस प्यारी सी बेसिक सीरीज का एक नया लेसन जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। बहुत ही बढ़िया, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं लाइट के बारे में, है ना। लाइट, लाइट के फिनोमिना, लाइट की हिस्ट्री, लाइट क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। वे ऑप्टिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन हम इसका सिर्फ बेसिक वाला पार्ट यहां पर कवर करने वाले हैं। बाकी की जो बातें हैं आपको पता है कि हम मेन एक्चुअल जो हमारा कोर्स रहेगा वहां पर आप जहां से भी पढ़ते हो उसको पढ़ने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए लाइट को पढ़ने से पहले हम लाइट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। या फिर देखो, बेसिकली वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ते हो? लाइट पढ़ते हो। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। लाइट के बारे में आपका एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने का काम हम यहां से करेंगे। लाइट, हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट का स्टडी करते हैं। देखो, लाइट का स्टडी करने वाली, लाइट का जब हम स्टडी करते हैं, ओके, तो ऐसी दो ब्रांचेस है हमारे फिजिक्स में लाइट के स्टडी करने वाली। हम लाइट का स्टडी करते हैं। अभी लाइट का स्टडी करना है मतलब क्या करना है? देखो इधर मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि मान लो कि आपको, देखो हर एक चीज में ना आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। पैटर्न जब आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेगी। तो एक पैटर्न का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे हमको किसी भी मोशन को पढ़ना है ना, कोई भी टाइप ऑफ मोशन, लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ऑसिलेशन हो गया, इन सभी मोशन को जब हमको पढ़ना है तो एक्चुअली पढ़ना क्या होता है, ये मेरा सवाल है। तो इसका जवाब ऐसा है कि जब भी आप मोशन को स्टडी करते हो तो आप उसके काइनेटिक्स पढ़ते हो एंड उसके काइनेमैटिक्स पढ़ते हो। आप जब भी किसी लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना चाहोगे तो आपको लीनियर मोशन पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है? तो उसके काइनेटिक्स पढ़ने हैं, उसके काइनेमैटिक्स पढ़ने हैं। आपको सर्कुलर मोशन पढ़ना है, मतलब आप क्या पढ़ोगे? सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स आते हैं आप उनको पढ़ोगे। आप रोटेशनल मोशन पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे? रोटेशनल मोशन के रिलेटेड काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स को पढ़ोगे। तो ये पैटर्न हमने ढूंढा है। तो मोटा मोटा बात क्या है कि अगर आपको मोशन को पढ़ना है तो आप उस पर्टिकुलर मोशन का काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स पढ़ लो, आपका मोशन का स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। आप समझे? वही बात अगर मैं बात करूं कि मेरे को लाइट का स्टडी करना है, अभी मेरे को किसका स्टडी करना है? लाइट का। लाइट क्या एक मोशन है? नहीं, लाइट एक फिनोमिना है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट को पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके तो काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स नहीं होंगे मोशन जैसे, तो इसके फिनोमिनाज को हमको पढ़ना होगा। तो लाइट में क्या क्या फिनोमिनाज है? लाइट में होता है रिफ्लेक्शन, लाइट में होता है रिफ्रैक्शन, लाइट में होता है डिस्पर्शन, है ना। उसके बाद लाइट में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सारे फिनोमिना। ओके, उसके बाद होता है स्कैटरिंग, ये बेसिक स्कूल लाइफ वाली बातें है ये। देन इसके बाद आता है इंटरफेरेंस, देन इसके बाद आता है डिफ्रैक्शन, ओके, देन आता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ओके, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? ये सारे फिनोमिनाज है एसोसिएटेड विद द लाइट। आपको लाइट का स्टडी करना है मतलब आपको इन फिनोमिनाज को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। इनका स्टडी आपने कर लिया मतलब आपने किसका स्टडी किया? मतलब आपने लाइट को पढ़ लिया। आप समझ रहे हो? आपने स्कूल लाइफ में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग वगैरह पढ़ा होगा। अभी हम 11th 12th में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली हम जब इतना ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो अब हमारा लाइट का स्टडी हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी लाइट का स्टडी जब करते हैं, इन फिनोमिनास का स्टडी करते हैं, आपको ये क्लियर हो गया। लेकिन 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 इस कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। इन फिनोमिनास को पढ़ने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस है। हम लाइट को एक बार पार्टिकल नेचर मानते हैं लाइट का और तब इसका स्टडी करते हैं, इनका स्टडी करते हैं। और लाइट को हम वेव मानते हैं, लाइट का वेव नेचर अज्यूम करते हैं और तब
जब इन फिनोमेनास का स्टडी करते हैं तब ऐसी एक ब्रांच बनती है। जब लाइट को पार्टिकल मान के स्टडी किया जाएगा उस ब्रांच को हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स क्या हो गया फिर? रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी एसोसिएटेड विद द लाइट बाय अज्यूमिंग इट्स पार्टिकल नेचर। अरे समझे आप? ठीक है, वेव, जब हम वेव नेचर एज्यूम कर रहे होंगे तब हमारे पास इसका नाम आ जाता है वेव ऑप्टिक्स। जब हम इन्हीं फिनोमेनास का स्टडी करेंगे लेकिन बाय एज्यूमिंग वेव नेचर ऑफ लाइट, दैट ब्रांच विल बी कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वेव ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी एसोसिएटेड विद द लाइट, study of phenomena associated with the light by assuming its wave nature। वेव नेचर जब अज्यूम करके हम पढ़ रहे होंगे तब वो जो ब्रांच है फिजिक्स की उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। समझे आप? ओके, कितना बढ़िया है। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी ये रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स आया कहाँ से ये भी हम जानेंगे। अभी आपको ये बात क्लियर होगी। अभी हम ना लाइट का थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, लाइट की हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, आपको अगर यहाँ तक की बातें क्लियर होगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिएगा, बढ़िया सी कमेंट डाल दीजिएगा, रेड हार्ट भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज। ठीक है, चलो ओके ओके, लाइट की हिस्ट्री की बात करते हैं हम कि भैया लाइट आया कहाँ से, लाइट की बात, लाइट का डिस्कशन किसने छेड़ा, लाइट को किसने छेड़ा, लाइट के बारे में बात किसने की, किसने किसने कंट्रीब्यूट किया लाइट की ये थ्योरी बनाने के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले आए हमारे न्यूटन भाई साहब। ओके, न्यूटन भाई साहब आए। न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने एक थ्योरी प्रपोज किया जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से न्यूटन ने उसमें क्या बताया? न्यूटन के हिसाब से लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में लाइट होती है, ऐसा उसका मानना था, है ना। मतलब उसने लाइट को, उसने क्या बोला? लाइट हैज पार्टिकल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। उन पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया? कॉर्पस्कल्स। उसने उन पार्टिकल्स को क्या बोला? कॉर्पस्कल्स बोला। ऐसा न्यूटन का मानना था। न्यूटन ने जब ये बोला तो लोगों ने बोला कि आप अगर ऐसा कहते हो तो हमारे घर में तो कितने दिनों से एक ही बल्ब लगा है, अगर ये पार्टिकल को इमिट करता है तो वहां से तो बल्ब खत्म होना चाहिए था। जैसे हमारी साबुन की टिकिया, साबुन सोप बार खत्म होता है यूज करने के बाद क्योंकि वो पार्टिकल से बना है ना, तो वो हमारा लाइट खत्म क्यों नहीं होता, उसका साइज कम ज्यादा क्यों नहीं हो जाता? ओके, और अगर ऐसे निकल के आते हैं पार्टिकल्स तो हमको लगते क्यों नहीं है? तो न्यूटन ने ऐसा समझाया भी था कुछ चीजें। पार्टिकल नेचर होने की वजह से ब्राइट लाइट जब आती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हमारे आंखों में जाते हैं और हमको उसका सेंसेशन, वो इरिटेशन होता है। लेकिन ये सभी बात क्या थी? इतनी ज्यादा वैलिड या फिर सही नहीं थी। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आए हमारे सेकेंड नंबर के साइंटिस्ट जिनका नाम था यूजेन। यूजेन बोलो, हाइगेन बोलो, हाइगन बोलो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे तो आप बिल्कुल मत जाओ, मैं कुछ भी बोलता हूँ, ठीक है ना। मुद्दा देखो, क्या बोलना चाह रहे वो जरूरी है ना, क्या नाम से बोला जा रहा है वो तो ठीक है। हाइगेन, मैं कभी हाइगेन बोलूंगा, यूजेन बोलूंगा, हाइगन बोलूंगा। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में इसके बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। तो जो है आपको जो बोलना है वो बोलो, मेरे को जब जो याद आता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। हाइगन ने क्या बोला? हाइगन ने पहली बार पार्टिकल थ्योरी को ठुकरा के लोगों को कुछ नया बताया। क्या? और हमको तो क्या चाहिए? हम ह्यूमंस ऐसे बने हैं कि हमको हर बार कुछ नया चाहिए। आजकल तो देखो, ये तो तब का है, पुराने जमाने का। आजकल तो हमको हर 2 दिन के बाद एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी है ऐसी, हमको हर बार कुछ नया चाहिए, हर बार कुछ अलग अलग जो आता है ना, हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो हाइगन ने पार्टिकल थ्योरी के अलावा कुछ नया बताया और लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें। हाइगन ने क्या बोला? हाइगन ने पहली बार एक वेव थ्योरी प्रपोज की, एक वेव थ्योरी के बारे में बताया। हाइगन ने पहली बार बोला कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना इंटरेस्टिंग। तो कौन सी वेव है? लोगों ने पहला क्वेश्चन पूछा
कि ठीक है वेव है तो कौन सी वेव है बताओ, तो उसने बोला कि लाइट इज अ वेव, बट विच वेव, तो उस येड़े ने बोला, येड़ा तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव है ना, लाइट कौन सी वेव है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अभी आप मेरे को ये बताओ कि ये बात कैसे कैसे वैलिड होगी, है ना। उस टाइम पे भी लोगों ने इसको नहीं माना, है ना, लोगों ने भी ऐसा बोला। देखो हमने वेव के बारे में पढ़ा हुआ है, सुपर पोजिशन में मैंने पूरा वेव के बारे में पूरा डिटेल समझाया हुआ है कि हमारे पास दो टाइप के वेव्स होते हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल को मैकेनिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है फॉर देयर प्रोपागेशन, है ना। तो मैकेनिकल मीडियम, मैकेनिकल वेव के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव एक तरीके से मैकेनिकल वेव है, और हाइगन ने बोला कि लाइट भी हमारी लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, जो कि सही नहीं है, ये झूठी बात है, ये बेकार की बात है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि जो सन है वो कहां पर है, हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे लिए, सन। और सन कहां पर है, बहुत ज्यादा दूर, लाइट ईयर्स दूर है हमारे से। ओके, तो वहां से जब लाइट ट्रैवल करके हमारे तक आती है तो बीच में क्या है, स्पेस है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब अब्सेंस ऑफ मीडियम, अब्सेंस ऑफ मीडियम मतलब लाइट अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव है मतलब वो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव मतलब उसको मीडियम चाहिए। आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से लॉन्जिट्यूडिनल वेव वाली जो बात हाइगन ने बताई वो गलत थी। इसने इस बात को वैलिड बताने के लिए, वैलिड करने के लिए इसने कई सारे झूठ बोले। अभी एक झूठ छुपाने के लिए हम जैसा कई सारे झूठ बोलते हैं, तो उसने कई सारे झूठ बोले। उसने ये बोला कि आप जो बोलते हो कि वैक्यूम होता है, वैक्यूम में अब्सेंस ऑफ मीडियम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइगन का कहना था कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर वैक्यूम होता है, और जहां पर वैक्यूम होता है वहां पर भी कुछ ना कुछ होता है, और उसने उसको नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का मीडियम उसने डिफाइन किया। और बस इतना ही नहीं, बस नाम नहीं दिया, उसने उसके प्रॉपर्टीज भी डिफाइन किए कि उस ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का जो क्या मीडियम होता है उसके पार्टिकल 100% इलास्टिक होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं, है ना। ऐसे उसने बहुत सारी झूठी बातें बोली। अभी झूठी बोलना था तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे उसने कई सारी बातें बताई, लेकिन आज की डेट तक, उस टाइम से लेके आज की डेट तक कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का कोई भी मीडियम हमको आज की डेट तक नहीं मिला है। कहां से मिलता, क्योंकि था ही नहीं, है ही नहीं, झूठी बात थी बिल्कुल सरासर। ठीक है, इतना सब झूठ झेलने के बाद लोग परेशान हो गए थे और कुछ नया चाहिए था लोगों को। फिर इन दोनों के झगड़े चल रहे थे, है ना। लोग दो टीमों में बढ़ चुके थे, कोई न्यूटन को मान रहा था, कोई हाइगन को मान रहा था, है ना। फिर इस कहानी में और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था मैक्सवेल। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, मैक्सवेल। लेकिन ये वो वाला मैक्सवेल नहीं जो आप सोच रहे हो, है ना। वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, है ना, पीली जर्सी में आता है और धड़ाधड़ छक्के लगा के हमसे हर बार मैच लेके जाता है ना। एक पैर पे खड़ा होके मैच लेके जाता है। वैसे ही काम कुछ इस मैक्सवेल ने किया, है ना। आते ही एक सिक्स लगा दिया। क्या सिक्स लगाया, इसने कुछ नहीं बोला, इसने वेव थ्योरी को ही सही बताया। पहली बात तो इसने भी क्या किया, वेव थ्योरी को सही बताया। और इसने वेव थ्योरी में कौन सी वेव मानी, उसने बस ये बोला कि वेव थ्योरी तो सही है लेकिन इसमें लॉन्जिट्यूडिनल वेव का जो मामला है वो गलत है। तो इसने बोला कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल वाज द फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल पहला इंसान था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन दिया। उसने बोला कि लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और सारी कहानी बदल गई। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी धड़ाम से गिर गई। हाइगन तो मुंह के बल गिर गया कि इतनी सारी बातें बताई लेकिन बहुत ज्यादा क्या हो गई, बेइज्जती हो गई, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो वेव नेचर बताने से तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सारा साबित हो गया। पार्टिकल नेचर से तो आप बस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन प्रूव कर सकते हो। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये पार्टिकल नेचर से हम प्रूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमको वेव नेचर चाहिए, है ना। इसने तो कुछ अलग ही बताया था, ठीक है। ओके, मैक्सवेल आया। मैक्सवेल के बाद चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होने लग गई। हमने मान लिया कि लाइट वेव होती है, और कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन कहानी यहां पर ही नहीं रुकी। इसके बाद और एक ट्विस्ट आया, और एक बड़ा ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। इसके बाद कई सारा टाइम इसके दौरान गुजरा, उसमें कई सारे डिस्कवरीज हुए।
इसके दरमियान फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया हर्ट्ज की तरफ से, उसने उसके ऑब्जर्वेशंस को लिख के रखा। ये सारे ऑब्जर्वेशंस हम ड्यूअल नेचर के बारे में जब पढ़ेंगे तब वहां पर बात करेंगे, ठीक है। फिर हर्ट्ज को कुछ अच्छा कंक्लूजन नहीं मिला, तो उसने वो जो ऑब्जर्वेशन लिख के रखे थे उसको स्टडी किया, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया और एक नई चीज हमारे सामने रिप्रेजेंट की। अभी आप वैसे देखोगे तो हमारे चैप्टर का जो बेस है यही तक है, लेकिन मैं आपको पूरा फील देना चाहता हूं। इसके बाद अगर लाइट के हिस्ट्री में कौन आया तो वो था आइंस्टाइन, है ना। आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन एक ऐसा इंसान होता है ना, जैसे गांव में, मान लो आप गांव में रहते हो, कहीं पे भी रहते होंगे, घर में आपके झगड़ा हो गया, गांव में झगड़ा हो गया, तो क्या होता है, एक होशियार इंसान, मैच्योर इंसान आता है और वो सबको समझाता है, जिसकी बात सब मानते हैं, है ना। ऐसा ही वो पूरे सेंचुरी में आइंस्टाइन एक ऐसा इमेज वाला इंसान था। आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने बोला कि थोड़ा थोड़ा न्यूटन जो बोल रहा है वो सही है, थोड़ा बहुत हाइगेन जो बोल रहा है वो भी सही है, और मैक्सवेल तो सही है ही, है ना। तो इस तरीके से इन तीनों के झगड़े इसने मिटाए और इसने अपनी बात रखी कि उसको क्या सही लगता है या फिर क्या करेक्ट है। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि आप जो सभी लोग बोल रहे हो कुछ भी मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, आप अभी मेरी बात सुनो। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन की स्पेलिंग देख लेना, शायद मैं गलत लिख दूं। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि आइंस्टाइन ने एक नई थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? ड्यूअल नेचर की थ्योरी दी। यस, अभी देखो हमारा ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर वो तो यही से है, यहां तक, ये जो कहानी है यहां तक की उसी के ऊपर बेसिस है, बेसिक डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको अगली चीजें बता रहा हूं थोड़ी सी। ड्यूअल नेचर मतलब क्या? इसका मतलब ये कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। लाइट कभी कभी पार्टिकल नेचर भी शो करेगी और कभी कभी वेव नेचर शो करेगी, ऐसा कहना था आइंस्टाइन का, है ना। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी, फिर वो दो ब्रदर्स आए, है ना। इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं, है ना। जिन्होंने बोला कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है, वेव वाले के पास पार्टिकल नेचर होता है। इस दुनिया में हर एक चीज के पास ड्यूअल नेचर है। कितना फैसिनेटिंग ये चीज था, और यही वो टाइम है जहां से मॉडर्न फिजिक्स का जन्म होता है। लेकिन हमारी कहानी यहां तक हमको चाहिए, ठीक है। आपको समझ गया यहां तक? ये इंटरेस्टिंग कहानी थी, ओके। तो अभी हम क्या मानेंगे? आज की डेट में आपको लाइट को मानना है ड्यूअल नेचर। जैसे ड्यूअल सिम कार्ड वाले फोन होते हैं, वैसे लाइट के पास भी ड्यूअल नेचर है। लाइट कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करती है, कभी कभी वेव नेचर शो करती है। अगर पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो तो फोटॉन्स बोलोगे आप। लाइट के पार्टिकल्स को क्या बोलोगे? फोटॉन्स, है ना। लाइट के पार्टिकल्स को अगर बोल रहे हो आप तो वो क्या होंगे? वो फोटॉन्स के फॉर्म में होंगे। और अगर आप वेव नेचर को मान रहे हो तो वो कौन सी वेव होगी? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। आज की डेट तक ये सारी बातें क्लियर है अभी, ठीक है। इसके आगे क्या अभी प्रूव होगा, क्या आएगा सामने, वो तो पता नहीं, है ना। लेकिन आज की डेट तक ये सारी बातें अभी करेक्ट है। ये आपको समझ गया लाइट की हिस्ट्री क्या थी, लाइट को किसने कैसे रिप्रेजेंट किया, ये सारी बातें हो गई। अभी हम एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नेचर ऑफ लाइट, जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्लाइड था, उसमें मैंने आपको डिटेल में सारी बातें बता दी है। देखो, एज पार्टिकल आइडिया किसने दिया? न्यूटन ने दिया, इसकी बात हमने कर ली। लाइट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिसको उसने कॉर्पस्कल्स बोला। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, शैडोज। लेकिन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वो प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि पार्टिकल से होता ही नहीं है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन करने के लिए वेव नेचर ही चाहिए, ठीक है। एज अ वेव हाइगन आया, फिर उसने सारी ये बातें बताई। फिर पार्टिकल थ्योरी फेल हो गई। फिर उसके बाद वेव थ्योरी थोड़ी बहुत सक्सेस रही हाइगन की, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वो एक्सप्लेन कर पाया कि लाइट कैसे बिहेव करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यूअल नेचर का जन्म हुआ, ओके। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। देन उसके बाद एविडेंस ऑफ वेव नेचर, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन, ये हमारे पास एविडेंसेस है जो कि प्रूव करते हैं कि लाइट हैज अ वेव नेचर, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना हमने यहां से समझा, ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेव ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या करती है? लाइट के फिनोमेनास का स्टडी करती है बाय अज्यूमिंग इट्स वेव नेचर। ड्यूअल नेचर को आप फिलहाल साइड में रखो, पार्टिकल नेचर को आपने पढ़ लिया है 11th स्टैंडर्ड के रे ऑप्टिक्स में। यहां पर हम वेव की बात करेंगे, ड्यूअल नेचर में हम ड्यूअल नेचर की बात करेंगे,
फिलहाल आप दिमाग में वेव नेचर रखो। अगर वेव नेचर है तो आपको वेव के बारे में पढ़ना होगा। अभी देखो मैंने पीछे भी बताया था सुपरपोजिशन में कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही, वो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करती है। ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड आगे नीचे आगे पीछे वाइब्रेट करती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हमको इसको समझना है, किसी भी वेव को समझना है, फिर वो लॉन्जिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसवर्स नेचर की मदद लेते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स नेचर क्या है? एक सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेव का, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ की मदद से हम दिखाते हैं। तो क्रेस्ट हमारा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, और ट्रफ क्या करेगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम वेव को समझेंगे, ठीक है। अभी अगर हम वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट इज अ वेव, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हमको इसके बारे में, वेव के बारे में पढ़ना होगा, जो कि वेव का एक फाउंडेशन है, और सुपरपोजिशन में भी हमने ये पढ़ा है, और ये 3 चैप्टर में आपको काम करने आने वाला है, सुपरपोजिशन, वेव ऑप्टिक्स और ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक बार में ही इसको अच्छे से समझ लो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो जब हम वेव की बात करते हैं ना, वेव की, ये हमारी वेव है, ओके। तो जब वेव, ये इसका मेन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये ऊपर इतना मैक्सिमम जा सकता है, नीचे इतना मैक्सिमम आ सकता है, और इसके अबाउट ये जो लाइन दिख रही है आपको, येलो लाइन, इसके अबाउट पार्टिकल क्या करते हैं? इसे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो वेव जितना ऊपर जा सकती है, यहाँ पर मीन पे आती है, और फिर उतना ही नीचे जाती है, फिर से मीन पे आती है, ऊपर जाती है, मीन पे आती है, फिर से नीचे जाती है। तो ये वेव का बिहेवियर है। ये पार्टिकल इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वेव का प्रोपागेट होना मतलब आगे बढ़ना। वेव जब प्रोपागेट होती है तो क्या होता है? एनर्जी आगे बढ़ती है, मैटर कहीं नहीं जाता। पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और एनर्जी प्रोपागेट होती है। पार्टिकल्स, मैटर कहीं नहीं जाते। तो समझो चीजों को। ये मीन पोजीशन है, ओके। ये राइट एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ओके। तो मीन पोजीशन से आप राइट एक्सट्रीम में कितना मैक्सिमम जा सकते हो, और मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम या फिर नीचे नेगेटिव साइड में कितना जा सकते हो, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ए। इसको हम बड़ो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप राइट एक्सट्रीम या फिर पॉजिटिव साइड में जा रहे हो तो इसको आप प्लस ए बोलोगे। अगर आप नीचे यानी कि नेगेटिव या फिर लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो आप इसको नेगेटिव ए बोलोगे, माइनस ए। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। आपको ये समझ गया? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन पार्टिकल हैज परफॉर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ तो आपको मैंने पीछे भी समझाया हुआ था कि जब वेव परफॉर्म की जाती है तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेवलेंथ बनता है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट क्या होता है? वेवलेंथ होता है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, ये भी क्या हो सकता है? वेवलेंथ हो सकता है। वेवलेंथ बेसिकली एक वेव का डिस्टेंस, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। मैंने ये सुपरपोजिशन में भी समझाया था। फिर से बताता हूं मैं आपको, चलो फिर से बता ही देता हूं, ठीक है। मेरे को नंबर ऑफ वेव ज़्यादा चाहिए। वेट 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 वेट, अरे नहीं हो रहा है ये, चलो मैं हाथ से ही निकाल लेता हूं। देखो ये वेव है, ओके। यार चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। ओके, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो मेन पोजीशन है यहां से वो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
या फिर मीन पोजीशन से वो कितना मैक्सिमम नीचे जा सकता है, इसको भी बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, लेकिन माइनस साइन, और ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, उसके बाद हमको समझना है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखो मैं आपको तीन तरीके से वेवलेंथ बताता हूं। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। ये एक यहां पर ट्रफ बनेगा मान लो, ओके तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको भी आप लैम्डा बोल सकते हो, या फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके भी क्या बन सकता है, एक लैम्डा बन सकता है, एक वेवलेंथ बन सकती है। इसका जो यूनिट होता है एम्पलीट्यूड का, मैं यहां पे लिखता हूं, ये होता है मीटर, क्योंकि एक तरीके से डिस्टेंस ही है ये। एम्पलीट्यूड वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो भी होता है मीटर, या फिर और एक यूनिट है हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। ठीक है ना, एक तो हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी यूनिट टाइम में कितने वेवलेंथ्स, कितने वेव्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, मान लो मैंने दो वेव्स यहां पर, मैंने वो सुपरपोजिशन में समझाया हुआ है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि मान लो मैंने दो वेव्स ऐसे रिप्रेजेंट किए, ठीक है ना, सेम टाइम में ये दो वेव्स परफॉर्म हुए, ये वेव 1 और ये वेव 2। टाइम क्या है दोनों का, सेम है, t1 इज इक्वल टू t2, इसका टाइम t1 है और इसका टाइम t2 है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वेव 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी किससे, वेव 1 की। ठीक है ना, क्योंकि उसी टाइम में, गिवन टाइम में नंबर ऑफ वेव्स यहां पर क्या हो रहे हैं, ज्यादा परफॉर्म हो रहे। तो कोई चीज कितनी बार बार रिपीट हो रही है ये हम डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी से, और वही यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक गिवन टाइम में कितनी बार बार चीजें वेव रिपीट हो रही है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ज्यादा, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में या फिर पर सेकेंड में, है ना, किस में मेजर करते हैं, पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, देखो इधर वेव मतलब एक रिपीट होने वाली चीज है, और रिपीट होने वाली चीज को हम पीरियोडिक बोलते हैं। पीरियोडिक यानी कि जो बार बार सेम सेट ऑफ मोशन, सेम सेट ऑफ वाइब्रेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर हमारी जो वेव परफॉर्म हो रही है, पार्टिकल्स बार बार ऊपर जा रहे हैं, मीन पे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मीन पे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मीन पे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऐसे बार बार सेम सेट ऑफ मोशन को वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पीरियोडिक मोशन है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आएगा। जहां पर पीरियोडिक मोशन होती है वहां पर टाइम पीरियड आता है, जहां पर टाइम पीरियड होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी आती है, ये याद रखना। ठीक है, तो टाइम पीरियड का जो यूनिट है हमारा वो क्या है, सेकेंड है। बेसिकली एक वेव को ट्रैवल करने के लिए, एक लैम्डा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर वेव का जितना टाइम लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, ठीक है। देन आता है हमारे पास फेज। फेज मैंने डिटेल में समझाया हुआ है सुपरपोजिशन के लेक्चर में, प्लीज वहां पर जाकर देखना, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। फेज बेसिकली क्या है, फेज एक तरीके से हमारे वेव का एंगुलर पोजीशन बताने का काम करता है ना, वेव का पोजीशन क्या है वो बताने का काम करता है फेज। ठीक है, फेज भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेज और एक होता है फेज डिफरेंस, उसकी बात हम आगे करेंगे। देखो यहां पर लिखा है, फेज टेल्स अस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में हमारा पार्टिकल कहां पर है ये बताने का काम करता है हमारा फेज। देखो मैं आपको और एक अलग तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं, तो मैं अगर, देखो मैंने एक सर्कल ले लिया मान लो, ओके, सर्कल के साथ साथ, ओके ये सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है हमारा, इसमें आप देखो कि यहां पर मान लो पार्टिकल आपका यहां पर है, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल यहां पर था तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका थीटा जीरो था यहां पर, ओके, पार्टिकल यहां पर आ गया, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते करते यहां पर आ गया, तो इस बार उसका थीटा कुछ ना कुछ होगा। ओके, तो ये जो थीटा है वो उसका फेज रिप्रेजेंट करेगा। मान लो 45 डिग्री है, तो बेसिकली फेज हमारा एंगल्स के टर्म्स में होता है, एंगल कितना है उसका, तो वो बेसिकली वो उसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, थीटा। ओके, पार्टिकल यहां से शुरू किया, मान लो हमने इसको ऑब्जर्व करना यहां से शुरू किया, तो ये हमारा इनिशियल फेज हो जाएगा, और उसने यहां से निकल के, इस ए पॉइंट से निकल के मान लो वो यहां तक आया, बी तक, ऐसा उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमारा फाई बन जाएगा और ये हमारा थीटा बन जाएगा। ये इनिशियल फेज हो जाएगा 45 और ये हमारा हो जाएगा थीटा, फेज। इनिशियल फेज और फेज, इनिशियल फेज मतलब आपने ऑब्जर्व करने से पहले वो कहां पर था, ओके, और ऑब्जर्व करते करते वो कहां तक उसने एंगल कवर किया, उसको हम बोलते हैं फेज। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। फेज को हम रेडियन में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, याद रखना। ओके, बेसिकली ये एंगल बताता है हमको,
देन है हमारे पास वेव वेलोसिटी। वेव के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है, उसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन लैम्डा बोलो या फिर एफ लैम्डा बोलो, ठीक है। वेयर v इज वेव वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, एफ इज फ्रीक्वेंसी, एफ की जगह पे एन ज्यादा यूज होता है जो कि हर्ट्ज में होगा। और जो वेवलेंथ है उसके बारे में तो हमने बात कर लिया, वेवलेंथ हमारी किस में होती है, मीटर्स में होती है या फिर एमस्ट्रॉन्ग में होती है, ठीक है। एसआई यूनिट इसका मीटर ही है। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये किस में मेजर की जाएगी, मीटर पर सेकंड में मेजर की जाएगी। आपको सारे टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद द वेव मैंने डिफाइन कर दिया, उनके यूनिट भी बता दिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी वो चीजें बताई है, आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अभी। ओके, ये तो हो गया हमारा वेव। अभी बात करते हैं फेज एंड फेज डिफरेंस की। फिर से मैं वही बता रहा हूं कि सुपर पोजिशन में मैंने फेज डिफरेंस, वेव के टाइप्स, वेव के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखिए। फिर भी मैं फिर से एक बार आपको फेज समझा ही देता हूं, ठीक है, चलेगा। अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो आपको पहली चीज तो ये क्या पता है, मैं सर्कल के मदद से समझा रहा हूं आपको। ये ऑसिलेशन जब ना आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तब ये फील होगा कि मैंने आपको ये ऐसे इस तरीके से बताया हुआ था, ठीक है। तो जब हम ओके, मान लो हमने किसी पार्टिकल को यहां से ऑब्जर्व करने के लिए शुरू किया, तो इसका थीटा हम यहां पर 0 मानेंगे, ओके। तो इसका इनिशियल फेज क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। वेव का इक्वेशन पता है आपको, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये थीटा बेसिकली क्या होता है, हमारा फेज होता है। हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो है ये आपका इनिशियल फेज है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, ओके। और ये जो ओमेगा टी है ये आपका एक्चुअल फेज है, ये आपका एक्चुअल फेज है। यहां पर ये ए जो है ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। और हमने एक्स ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारा पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। कभी एक्स में करता है, कभी वाई में करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। पार्टिकल यहां से अगर मोशन करने के लिए शुरू कर रहा है तो उसका इनिशियल फेज, और हमने इसी को क्या माना है, हमारा रेफरेंस पॉइंट माना है, तो हमारा थीटा यहां पर 0 होगा। पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया, मतलब उसने थीटा कितना कवर किया, 90 डिग्री कवर किया। पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया, अभी आप बोलोगे कि सर आप तो सर्कल में बता रहे हो, ये तो हमको आता है, लेकिन आपको पता होगा कि ऑसिलेशन जो हमारा 5th नंबर का लेसन है, इसमें हम क्या करते हैं, SHM इज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, ऐसा मानते हैं। हमारा जो SHM होता है, हमारा जो सर्कुलर वाइब्रेशनल मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन का ही एक क्या है, प्रोजेक्शन है, ऐसा हम मानते हैं। तो पार्टिकल मान लो, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, पार्टिकल मान लो मीन पे है, ओके, और यहां पर था, मान लो हमने इसको यहां पर माना ना, तो जब वो यहां पर आया 90 डिग्री कवर करके, मतलब वो मीन पे आया। जब वो यहां पर गया, इसका मतलब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया। पार्टिकल धीरे धीरे इधर जाएगा तो वाइब्रेशन में वो इधर इधर आएगा, यहां पर आया वो, तो फिर से वो मीन पे आया। तो पार्टिकल जब ऑसिलेशन करता है तो एक तरीके से वो क्या होती है, परछाई होती है किसकी, सर्कुलर मोशन की। आप पहले फेज समझो, यहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो यहां से वो यहां तक गया 90, यहां तक आया तो थीटा क्या हो गया, 180 हो गया। यहां तक आ गया तो थीटा उसने कितना कवर किया, 270, और फिर से यहां पर आया तो इस बार उसका थीटा कितना कवर हो गया, 360। इस तरीके से हम फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट ये था, और पार्टिकल चलते चलते यहां तक आया, और तब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। देखो, आप मॉर्निंग में उठते हो, कितने बजे उठते हो, 9 AM, हमारा ये स्टैंडर्ड टाइम है सर उठने का, ओके। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि आप 9 बजे उठे तभी सवेरा हुआ, तभी सूरज चांद बना, तभी ये पृथ्वी बनी, तभी आजू बाजू के लोग हमारे चलने लगे, फिरने लगे। तब तक पूरी दुनिया रुकी हुई थी क्योंकि आप सोए हुए थे, आप आपके लाइफ के हीरो हो, है ना। ऐसा तो नहीं होता है। सुबह तो 6 बजे हो गई थी, लेकिन 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 आपकी लाइफ तो, आपकी मॉर्निंग जब शुरू होगी तभी से तो शुरू होगी, बाकी लोग क्या कर रहे थे उससे आपके लाइफ का क्या लेना देना, ठीक है ना। तो आप जब उठोगे तब से आपका दिन शुरू होगा ना। वैसे तो सूरज तो 6 बजे निकल गया था, लेकिन ये सूरज 9 बजे सो के उठा है, ओके। सूरज एक बार कमेंट कर देना, 9 बजे सो के उठा है, तो उसका सूरज का दिन तो कब शुरू होगा, 9 बजे, है ना। वैसे ही मान लो पार्टिकल तो यही से ऑसिलेट करना शुरू कर दिया था,
लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे यहाँ से, मतलब उसका जो ये जो एंगल अभी उसने ट्रेस किया फिर, तो क्या ये चला जाएगा? नहीं, हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको फाई मानेंगे, इनिशियल एंगल मानेंगे, इनिशियल फेज मानेंगे, इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर यहां से वो यहां तक आया। इस बार थीटा कितना होगा? 90, थीटा 90 होगा, प्लस आपका जो फाई वो 90 होगा। आप समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है इनिशियल फेज और एक्चुअल फेज के बीच में। ओके, फेज और ये फेज डिफरेंस है, मैंने आपको फेज और इनिशियल फेज बताया। अभी बात करते हैं फेज डिफरेंस की। आपको फेज तो समझ गया, अभी मैं आपको है ना फेज डिफरेंस समझाता हूं। फेज डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर भी मैंने समझाया हुआ है, फिर से आप देख लेना, जहां से भी समझता है अच्छा है, मैं दोनों बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान लो हमारे पास दो वेव्स है, देखो फेज डिफरेंस तभी प्ले में आता है जब हम दो वेव्स की बात कर रहे होते हैं। कब प्ले में आता है ये? जब एक ही वेव होता है, तब फेज डिफरेंस की बात नहीं करते। ओके, ठीक है, चलो फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने ये सारी बातें बताई हुई है। जो नई बातें वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो मान लो ये वेव 1 है यहाँ पर, और मैंने एक दूसरा वेव ले लिया, ठीक है ना, दूसरा वेव मैंने ले लिया जो कि इस तरीके से है। ओके, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है सर, वेव 1 और वेव 2 तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या कि अगर ये मीन से शुरू कर रहा है तो ये भी मीन से शुरू कर रहा है। जब इसने देखो यहां से 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ओके, और ये क्या हो गया 2π, और ये क्या हो गया 5π/2 हो गया। ओके, ये क्या हो गया 3π हो गया। ऐसे वेव चलती जाती है हमारी। तो जब ये 0 पे था तो ये भी 0 पे थी। जब ये वेव कहां पर आई π/2 पे, तो ये π/2 पे पॉजिटिव ए पे थी, प्लस ए पे थी, तो ये वेव नंबर 2 भी π/2 पे कहां पर है? प्लस ए पर है। जब ये π/2 फेज इसने कवर कर लिया तब वो 0 पे आ गई, तो ये भी π/2 के फेज पे कहां पर आ गई? 0 पे आ गई। मतलब ये दोनों वेव्स क्या कर रहे हैं? सेम मोशन को, सेम वेवलेंथ को ट्रैवल कर रहे हैं इन सेम टाइम। हम मतलब हम इनको क्या बोलेंगे कि दे आर इन फेज। ये कैसे है? इन फेज है ना, क्योंकि इनके बीच में का फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। जब भी 0 है ना, या फिर क्या 2π, 4π, 6π ऐसा फेज डिफरेंस होगा तो हम बोलेंगे कि दे आर इन फेज। दो वेव्स कैसे है? इन फेज है, ऐसा हम बोलेंगे। ओके, आप समझ रहे हो? इसके अलावा अगर कहानी में चेंज आता है, क्या चेंज आएगा? मान लो ऐसा होता है कि एक वेव आपकी ऐसी है, कैसी? ऐसी, ओके, पहले जैसी, लेकिन जो दूसरी वेव है वो आपकी ऐसी है, ठीक है। जब ये 0 पे थी, ये भी 0 पे है सर, ये तो इन फेज हो गया। नहीं, लेकिन इसकी जाने की टेंडेंसी किधर है? ऊपर। इसकी जाने की टेंडेंसी किधर है? नीचे। तो ये आउट ऑफ फेज है। ये कैसे है? आउट ऑफ फेज। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। यहां पर फेज डिफरेंस कितना है? यहां पर फेज डिफरेंस है 0, ठीक है। तो जब 180 फेज डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। इसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। देखो, जब ये π/2 पे पहली वाली वेव कहां पर है? प्लस ए पर, उसी टाइम पर ये सेकेंड वाली वेव का पार्टिकल कहां पर है? माइनस ए पर। मतलब ये आउट ऑफ फेज है। तो यही फर्क है इन फेज और आउट ऑफ फेज का, ठीक है। देखो यहां पर, देखो ये वाला, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप? मैं आपको और कुछ चीजें बताऊं, जैसे मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया, आप वहां पर देख लेना, अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस इन फेज और आउट ऑफ फेज बता दिया, बाकी चीजें आप सुपर पोजिशन के लेसन में जाके समझ सकते हो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ये भी मैंने वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज आप वहां पर जाकर वो वाला वीडियो देखिए, वो वाला बेसिक लेसन देखिए, ठीक है। सुपर पोजिशन क्या होता है, मैं ऐसे मोटा मोटा बता देता हूं। जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होते हैं, दो वेव्स आते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और उनकी वजह से नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है पार्टिकल ऑफ द मीडियम, है ना। मान लो एक वेव उसको कोशिश कर रही है ऊपर लेके जाने की, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, और दूसरी वेव भी उसको ऊपर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे लेके जाने की कोशिश कर रही है। एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 मीटर है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड 2 मीटर है, तो पार्टिकल कितना जाएगा? ये वाला, ये जाएगा कंप्लीट 4 मीटर। क्योंकि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो वेव सुपर इंपोज होंगे तो मीडियम का जो पार्टिकल है इस पे नेट इफेक्ट आएगा। मतलब ये वेव इस तरीके से उसको डिस्प्लेस करेगी जैसे वहां पर दूसरी कोई वेव है ही नहीं। तो इस वेव ने उसको 2 मीटर ऊपर लेके गया, और दूसरी वेव भी कैसे बिहेव करेगी? जैसे पहली वेव यहां पर है ही नहीं, और वो
नेट इफेक्ट देने के बाद वो अपने अपने रास्ते निकल जाएगी। ठीक है, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, पार्टिकल का तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। अगर वो इन फेज मीट कर रहे हैं, दोनों का भी क्रेस्ट अगर इसके ऊपर मीट कर रहा है, अगर इसका उल्टा होता है कि एक का क्रेस्ट 2 मीटर का और दूसरे का ट्रफ 2 मीटर का मीट करता है, तो ये पार्टिकल 2 मीटर ऊपर जाएगा कि 2 मीटर नीचे जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। वो 2 मीटर प्लस और 2 मीटर माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, और पार्टिकल उसी ओरिजिनल जगह पे स्टेबल रहेगा। ये बिहेवियर है सुपरपोजिशन, इसको हम सुपरपोजिशन बोलते हैं दो वेव्स का। ठीक है, अभी ये जो सुपरपोजिशन है दो तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है कंस्ट्रक्टिव और ये हो सकता है डिस्ट्रक्टिव। इसके बारे में भी मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में डिटेल में बताया हुआ है, प्लीज जाके देखना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। जब क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट मीट करता है या फिर ट्रफ ओवर ट्रफ मीट करता है, तब उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ओरिजिनल वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा आता है, बड़ा आता है। मान लो एक वेव 1 है और एक वेव 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 1 मीटर है और इसका एम्पलीट्यूड मान लो 2 मीटर है, और दोनों के क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल का नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 1 + 2 यानी कि 3 मीटर उसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये कब हो रहा है लेकिन, क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट और ट्रफ ओवर ट्रफ जब मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए इसके थ्योरेटिकल कंडीशन कि क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट और ट्रफ ओवर ट्रफ अगर मीट कर रहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशंस भी है, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस भी है इसका। अगर आप पाथ डिफरेंस की बात करोगे, पाथ डिफरेंस मतलब लीनियर डिस्टेंस, अगर पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्बडा, मतलब लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। अगर पाथ डिफरेंस होगा तो आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका एक फेज डिफरेंस भी होता है ना, फेज डिफरेंस यहां पर दिया नहीं, मैं दे देता हूं आपको। फेज डिफरेंस ये डेल्टा फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, बेसिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर आपके पास कंडीशन है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये दो कंडीशंस याद रखना। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, 2n पाई, इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, पहले हम इसके थ्योरेटिकल कंडीशन की बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, मीट करेगा, तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना जाएगा। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड मान लो एग्जैक्टली इक्वल हुआ तो हमको एक ऐसी फ्लैट लाइन मिलेगी। आप समझ रहे हो, अगर वेव नंबर 1 का क्रेस्ट जिसका एम्पलीट्यूड 2 मीटर है और वेव नंबर 2 का ट्रफ उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड भी 2 मीटर है ना, ओके, -2 मीटर, क्योंकि ट्रफ है ना, तो +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0। रिजल्टेंट वेव आपको ऐसी फ्लैट लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये कब कब होता है, इसके हमारे पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशन है। पाथ डिफरेंस का कंडीशन है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर 2n + 1 इंटू λ/2। जैसे यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा है, यहां पर याद रखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2 9 λ/2 11 λ/2, इन सारे सिचुएशंस पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस क्या होगा, देखो इनके बीच में आपको कुछ टर्म्स मिसिंग लग रहे हैं। क्या मिसिंग लग रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट 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 डॉट, मतलब यहां पर इवन मल्टीपल, यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर होंगे तो उतने फेज डिफरेंस पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अरे समझे कि नहीं, बहुत ही ज्यादा ये चिलर है। ओके, और अगर आपको जानना है तो वहां पर जाकर आप देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के टर्म लेसन में। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, ये भी मैंने वहां पर डिटेल में बताया, हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ऐसे दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जिनकी वेवलेंथ सेम होगी। ओके, इन सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज क्यों चाहिए, एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए। डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो दो सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, तभी जाके एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस पाने के भी कुछ
टेक्निक्स होते हैं वो आपको बोर्ड के टाइम पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये बातें तो मैंने आपको डिटेल में बता दी है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी। फेज डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। पार्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, चलो पार्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मान लो ये हमारी स्क्रीन है, ये दो सोर्सेस है हमारे S1 एंड S2, दो सोर्सेस के बीच में का डिस्टेंस D होता है, छोटो d, और सोर्स और स्क्रीन के बीच में का जो डिस्टेंस होता है इसको नाम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको सीखने को मिलेगा, है ना। ओके, देखो दो सोर्सेस यहां से लाइट निकल रहे हैं, अगर ये दो सोर्सेस कोहेरेंट है और ये डिपेंड करेगा कि यहां पर वो डार्क बैंड बनाएंगे कि ब्राइट बैंड बनाएंगे, ये डिपेंड करेगा उनके कंडीशन पे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट बैंड बनता है, ठीक है ना, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डार्क बैंड बनता है। ठीक है, देखो पहले तो इन दोनों का जो सेंटर है यहां पर तो हमेशा क्या बनता है, ब्राइट बैंड बनता है, इसको हम CBB बोलते हैं, CBB सेंट्रल ब्राइट बैंड। वो तो वैसे डिफ्रैक्शन में होता है लेकिन ठीक है, या फिर आप इसको सीधा ब्राइट बैंड बोलो, ब्राइट बैंड BB। ओके, लेकिन आप देखो मैंने कोई एक रैंडम P पॉइंट चूज कर लिया, तो यहां से ये सोर्स से वो पॉइंट नजदीक है, उसको इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन ये जो सोर्स 2 है यहां से तो इसका डिस्टेंस जो है वो दूर है, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इतना अगर आप देखोगे तो दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया सोर्स 2 के वेव ने, इसको ही हम क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है पाथ डिफरेंस। और उसके कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। ये जो है ना n लैम्डा के टर्म्स में जो डिफरेंस आते हैं वो पाथ डिफरेंस होते हैं, और पाई के टर्म्स में जो डिफरेंस आते हैं वो फेज डिफरेंस होते हैं। इतना सिंपल है, आप समझ रहे हो, याद रहेगा आपको ये। ओके, तो ये है सारा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 5 लैम्डा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है, 3 λ/2 है, 5 λ/2 है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ रहे हो, पाथ डिफरेंस की बात करें तो। फेज डिफरेंस में अगर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई ऐसा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो आप समझ जाना कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर फेज डिफरेंस कैसा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, डॉट 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 डॉट, ऐसा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि डार्क बैंड बनेगा। अरे समझे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वेव फ्रंट का बेसिक्स की बात करते हैं हम अभी। वेव फ्रंट क्या होता है, देखो पहले वेव फ्रंट को समझने से पहले सोर्सेस को समझो, लाइट के सोर्सेस के बारे में समझो। हमारे पास है ना कई तरीके के सोर्सेस होते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स, पहली बात पॉइंट सोर्स होता है हमारे पास। पॉइंट सोर्स मतलब क्या, ऐसा पॉइंट सोर्स होगा जैसे आपके घर में अगर बल्ब लगा है, वो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट सोर्स। वो क्या बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स, एक तरीके से पॉइंट सोर्स है ये। पॉइंट सोर्स क्या करता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज को इमिट करता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज को इमिट करेगा। समझ गए, ये हो गया पॉइंट सोर्स का बिहेवियर। दूसरा हमारे पास होता है लीनियर सोर्स। ओके, क्या होता है, लीनियर सोर्स होता है, लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स मतलब जैसे आपके घर में फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लगाई गई होगी, तो वो एक तरीके से लीनियर सोर्स है। यहां से लाइट ऐसे प्लेन के डायरेक्शन में निकलती है, ऐसे प्लेन वाले डायरेक्शन में निकलती है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऐसे निकलती है लाइट रे बाहर। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे लीनियर और पॉइंट सोर्सेस हो गए। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, हमको अभी वेव फ्रंट समझना है, तो वेव फ्रंट को अगर हमको समझना है तो मान लो हमने पहले सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स ले लिया। पॉइंट सोर्स क्या करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज को इमिट करेगा। ठीक है, तो इससे निकलने वाला ऐसा एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हाइगन ने जो थ्योरी दिया था उसके हिसाब से जब आप क्या करोगे, एक सोर्स से लाइट निकलेगी तो उस सोर्स से आप जब एक वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे, है ना, मतलब आप समझो जब भी क्या होता है ना, पॉइंट सोर्स होता है, तो पॉइंट सोर्स की वजह से स्पेरिकल वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। क्या बनेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट। कैसे बनता है, क्या बनता है, मैं बताता हूं आपको। और लीनियर सोर्स जब होगा तो वहां पर कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। याद रखना ये। ओके, अगर पॉइंट सोर्स है तो क्या बनता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनता है, और अगर लीनियर सोर्स है तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। और अगर देखो, और एक कंडीशन में आपको बताता हूं, सोर्स कहां पर रखा है, फार अवे, सोर्स इज फार अवे, मतलब मोटा मोटा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारा सोर्स रखा हुआ है।
जैसे सन हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, तो मैटर नहीं करता कि सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स रहने दो या फिर लीनियर सोर्स रहने दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लीनियर सोर्स रहने दो, इसके इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन ही वेव फ्रंट मिलेगा। ये कंसेप्ट है, याद रखना। जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती है, फिर वो पॉइंट सोर्स से आने दो, लीनियर सोर्स से आने दो, सिलेंड्रिकल सोर्स से आने दो, कैसे भी सोर्स से आने दो, दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रे अगर आ रही है तो उसका वेव फ्रंट हमेशा प्लेन वेव फ्रंट रहेगा, ये याद रखना। ओके, और अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल, लीनियर सोर्स है तो प्लेन वेव फ्रंट। अभी देखो वेव फ्रंट होता क्या है। मान लो हमने एक पॉइंट सोर्स ले लिया, यहां से हमने एक सर्कल बनाया जो कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लाइट रे को वो इमिट कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। हाइगेन ने क्या बोला कि लाइट के सभी पार्टिकल्स, अगर आप टी टाइम के बाद उनको ऑब्जर्व करोगे तो लाइट के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, लाइट के ये जो वेव फ्रंट है इसके ऊपर ये जो पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन के बिहेव करेंगे। इनको हम वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेट्स। वेवलेट्स, ये वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना, वेवलेट्स की तरह, ठीक है। और जब हम इनके आसपास फिर से ऐसे वेव फ्रंट्स ड्रॉ करेंगे तो ऐसा सर्कल बनेगा, और ये जो सर्कल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव होता है। जब आप इनको एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको एक ऐसा इन्वेलप मिलेगा, और ऐसे करते करते आपको क्या मिलता जाएगा, हर बार एक नया वेव फ्रंट मिलेगा, और आपको ऐसे वेव फ्रंट मिलते जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो मोटा मोटा बात ये है कि ये जो है पॉइंट सोर्स से ये जो एक तरीके से शेप बन के बाहर निकल रही है लाइट, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। सरफेस ऑफ अ कांस्टेंट फेस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। वेव नॉर्मल क्या होता है, हमने ये जो वेव फ्रंट बनाया, ओके, हमारे सोर्स से एक परपेंडिकुलर हम उसको ड्रॉ करेंगे, किसको, वेव फ्रंट को, तो आपको क्या मिलेगा, वेव नॉर्मल मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो हमारा ये ऐसे कर्व क्या दिख रहा है आपको, वेव फ्रंट, इसको ऐसे परपेंडिकुलर निकालो तो ये क्या होगा, वेव नॉर्मल होगा, इसको हम वेव नॉर्मल बोलते हैं। प्रोपागेशन का मतलब आपको पता है कि वेव फ्रंट मूव्स फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली, उसको हम प्रोपागेशन बोलते हैं। वेव का आगे बढ़ना मतलब प्रोपागेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें, स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको ऐसा दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट ऐसा दिखेगा, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको ऐसा दिखेगा। देखो मान लो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा इनमें से कोई भी सोर्स रहने दो और वो बहुत ज्यादा दूर रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तब आपको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे? देखो हमको पता है कि अर्थ एक स्फीयर है, लेकिन कुछ फीट तक, कुछ मीटर्स तक, कुछ किलोमीटर तक हमको ऐसी फ्लैट दिखाई देती है अर्थ। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ बहुत एक बड़ा सा गोला है ना, और बड़ा गोला होने के कारण हमको कुछ डिस्टेंस फ्लैट दिखता है, लेकिन है नहीं फ्लैट, ऐसा स्फेरिकल है। वैसे ही जब पॉइंट सोर्स बहुत ज्यादा दूर रखा होता है, उससे जब क्या निकलती है, वेव फ्रंट निकलती है, भले ही वो स्फेरिकल हो, लेकिन हमको उसका इतना सा पार्ट हम तक पहुंचेगा, इतना सा पार्ट, ओके। मान लो ये इतना बड़ा पार्ट है ना, हमने बाकी का पार्ट इग्नोर कर दिया और इतना ही पार्ट रखा, इतना ही पार्ट हमको दिख रहा है, तो ये तो एक लाइन बन गई। तो ये किसका पार्ट है, ये लाइन किसका पार्ट है, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट है। तो इसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आ रही है तो वो क्या करेगा, प्लेन वेव फ्रंट ही हमको देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हाइगेन्स प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओके। लाइट क्या करेगी, लाइट की जो वेव फ्रंट्स है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। इसके बाद यहाँ पर लाइट के जो वेव फ्रंट है, यहाँ पर वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बन के बिहेव करेंगे, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर से क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे। यहाँ पर आप एनवेलप बनाओगे, आपको सेकेंड वेव फ्रंट मिलेगा, आप यहाँ से फिर से क्या बनाओ, ऐसे एनवेलप बनाओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिव है, ऐसे करते करते आपको वेव फ्रंट आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका कंस्ट्रक्शन हम बोर्ड वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ओके। प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट बन के वो बिहेव करते हैं, ओके। मतलब आप ये मानो कि कहीं ना कहीं पर हाइगेन भी मानता था कि लाइट इज अ पार्टिकल, ओके। चलो, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इनको हम वेवलेट्स बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ये बातें आपके लिए इतनी ज़्यादा मतलब मैंने बता दी है किसी ना किसी तरीके से, ओके। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल ज्योमेट्री रिवीजन। आई गेस ये लास्ट पॉइंट है, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आइडिया यहाँ पर है। ये ज्योमेट्रिकल आइडिया तो आपको पहले से ही है, मैं बस बताने का काम करूंगा यहाँ पर। देखो हमको ट्राइंगल का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमको
ये यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी जरूरत पड़ती है। हमको साइन, कॉस और टैन इन तीनों के फॉर्मूलेज आने चाहिए। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ओके, साइन का जो फॉर्मूला है इसको पहले लिख लो ऐसे, साइन कॉस टैन। ओके, ओ हीरो, ए हीरो और ओई, ऐसे याद रखो, रहेगा याद। मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप ऐसे खड़े हो कोई चीज देखने के लिए, है ना, मेले में खड़े हो या फिर कोई शो चल रहा है आगे, है ना, और आप किसी गर्दी में ऐसे खड़े हो, क्राउड में खड़े हो, और आपके पैर पे किसी ने पैर दे दिया। तो आप पहली बार ऐसे उसको प्यार से बोलोगे, ओ हीरो ये पैर हटाओ जरा, है ना। वो बह रहा है, वो सुन नहीं रहा, है ना, वो इग्नोर कर रहा है, उसने फिर से एक बार पैर दिया, आप क्या बोलोगे, ए हीरो। पहले आपने रिस्पेक्ट दी, ओ हीरो, ओ बोला आपने। अभी बहुत पांचट है लेकिन ऐसी मैंने बना लिया, आप सुन लो बस, है ना। तो दूसरी बार आप क्या बोलोगे, ओ की जगह पे ए हीरो पैर हटाना। पहले बोला ना मैंने तेरे को रिस्पेक्ट से, ओ हीरो पैर हटा। पहली बार नहीं सुना, दूसरी बार ए हीरो, अरे पैर हटा, है ना। अगर उसने दूसरी बार भी नहीं सुना, अभी तो आपका दिमाग तो सटक जाएगा, आतामाजी सटक ली, तो आप क्या बोलोगे, ना ओ बोलोगे ना हीरो बोलोगे उसको, आप सीधा सीधा ओए पैर हटा। समझ गया। अभी आपने क्या किया, सिचुएशन के हिसाब से इसको याद रखो, ओ हीरो, ए हीरो और ओए, ठीक है। ओ मतलब ऑपोजिट साइड, एच मतलब हाइपोटेनस, ए मतलब एडजेसेंट, है ना। तो साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको याद रखना क्योंकि हमको ये बार बार जरूरत पड़ने वाली है। आपको साइन, कॉस, टैन के ये जो वैल्यूज है टेबल, साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60, ये टेबल भी आप याद कर लेना, बहुत जरूरी है, आपको काम आएगा। आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी पता होगा, है ना, ये बहुत बेसिक बातें हैं कि टैन थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है साइन थीटा, उसको थीटा भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बताया हुआ है। ओके, आप बोलोगे कि सर आप हर बात पहले बता चुकी है, ऐसे बात बता रहे हो। एक्चुअली मैंने बताई हुई है सुपरपोजिशन के लेक्चर में, आप वहां पर जाकर देखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वर्टिकली वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो एक्स और वाई ऐसे दोनों में वो वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव होने के कारण वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए सन से निकली हुई लाइट स्पेस से ट्रैवल करके हमारे गोले तक, अर्थ तक आती है। समझ गए आप। तो ये पूरा आइडिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वही सारी बातें यहाँ पर समझिए, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। लाइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी का स्पीड है वो, लाइट का स्पीड मतलब इसी वेव का स्पीड है, ठीक है। ये याद रखना सारी बातें। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ओके, आपको ये बेसिक सीरीज कैसी लग रही है, हमारा पढ़ाना कैसे लग रहा है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। और इन सभी बेसिक लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स और बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। और ये आपको ये कहाँ पर मिलेगा, तो हमारा जो न्यूली लॉन्च महा टॉपर्स ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको जाके आप डाउनलोड कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया रेटिंग्स कीजिएगा, ताकि हमको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। और उस ऐप के ऊपर आपको बहुत सारी फ्री चीजें तो मिलेंगी ही, उसके साथ साथ अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो, सीईटी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो हर एक चीज के लिए आपके लिए बैच अवेलेबल है, ग्रुप के साथ अवेलेबल है, विदाउट ग्रुप अवेलेबल है, इंडिविजुअल अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब ये ऐप एक तरीके से महाराष्ट्र में पढ़ने वाले, सीईटी स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए वरदान है। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, या फिर सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ मैथ, सिर्फ बायोलॉजी, किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो। बैच लेके पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो, सीईटी के लिए पढ़ सकते हो, बोर्ड के लिए पढ़ सकते हो, बेसिक लेक्चर कर सकते हो, एडवांस, क्या क्या बताऊं मैं आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। शौर्य बैच हमारी पीसीएम, पीसीबी के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पर, ओके, जिसमें हम बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं। ओके, वो भी आप वहां पर देख सकते हो। हमने सीईटी के लिए एक बढ़िया सी टॉपर एडवांस बैच वहां पर लॉन्च की है, वो आप वहां से देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा इतनी चीजें, आप वहां पर जाके खुद से देखो और आपको जो चाहिए वहां से उठा लो
और बढ़िया से पढ़ाई करो। आई होप आपको ये सारी बातें, आपको सारा ये लेक्चर, ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लाल दिल कमेंट कर देना, आपके दिल की बात कमेंट सेक्शन में डाल देना। सो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे अगले वाले लेसन के साथ जिसमें हम उसके भी बेसिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।